देखो इसका ना हम लोग पहले सब्जेक्टिव मेथड डिस्कस कर लेते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन इन द पुली सिस्टम। बहुत एक बेसिक सा पॉइंट आपसे पूछूं ना, बहुत एलिमेंट्री लेवल की चीज, जो ये कहते हैं कि अगर एक कोई पुली हो वो स्टेशनरी हो, फिक्स्ड हो, और उसके दोनों तरफ हमने मासेस अटैच कर दिए, इस तरफ कोई मास 1 अटैच कर दिया और दूसरे साइड पर कोई मास 2 अटैच कर दिया, और ये कोई पुली है जो कि ऊपर छत से हैंग कर दी। और अगर ये पूछा जाए कि सपोज ऑब्जेक्ट 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे और ऑब्जेक्ट 1 अपवर्ड डायरेक्शन में चले, तो क्या रिलेशन चलेगा V2 और V1 में? मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन आएगा? V2 और V1 के मैग्नीट्यूड में बराबर आएंगे या फिर कोई ज्यादा होगा या कम होगा? इक्वल ही आएंगे, इक्वल आएंगे। तो V2 और V1 इक्वल आएंगे, बट इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि V2 और V1 बराबर आएंगे? हो सकता है इसमें मास ज्यादा हो, पुली नहीं मूव कर रहा है, पुली स्टेशनरी है। बट अगेन मैं कहूँ कि अगर इसको हम मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना चाहते हैं कि ये कैसे बराबर होंगे, हमें इसका मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए कि वाई द वेलोसिटीज विल बी इक्वल। हो सकता है कि मास में डिफरेंस होंगे, तो वो जो मैथमेटिकल प्रूफ है, मतलब वैसे तो बिल्कुल ये ऑब्वियस है कि V2 V1 बराबर होंगे, उसके बाद भी हमें एक मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए इसका, सो दैट कि जो आगे के कंसेप्ट हैं वो समझ आए। तो मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? देखो, फॉर मैथमेटिकल प्रूफ हम सपोज दैट जो ग्राउंड है उसको अपना एक रेफरेंस सेट कर देते हैं, और ये मान लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ब्लॉक नंबर 2 उस ग्राउंड से y2 डिस्टेंस पर है एंड ब्लॉक नंबर 1 ग्राउंड से ही y1 डिस्टेंस पर। और जो सेंटर ऑफ अ पुली है, सेंटर ऑफ दिस पुली, वो डिस्टेंस हमारा yp है। सेंटर ऑफ दिस पुली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ yp। तो जो स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पर लगाई हुई है उसकी लेंथ को अगर हम लिखना चाहें तो नोटिस करिएगा, पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अप टू दिस पॉइंट नाम लिख दें अगर A B C D। मैं बात कर रहा हूँ A से B तक की, तो A से B तक की जो लेंथ होगी इन टर्म्स ऑफ y1 yp एंड y2, तो लेंथ फ्रॉम A टू B वो लिख सकते हैं yp माइनस y1। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो सर ये डेरिवेशन आप करवा चुके हैं सही कल? ये हो गया है ना सर? यस सर, यस सर। लेंथ को आपने डिफरेंशिएट किया था कांस्टेंट, ये सर हो गया था। ओके, तो हम लोगों ने मूविंग पुली वाला भी कर लिया है क्या कि स्टेशनरी पुली वाला किया था? नो सर, नो सर। हाँ, तो एक बार देखो फिर से, तो A से B तक की लेंथ आ गई, फिर C से D तक की लेंथ, C से D तक की जो लेंथ होगी फ्रॉम C टू D, वो लेंथ होगी yp माइनस y2। और जो लेंथ B टू C होगी, A से B हो गया, C से D हो गया, और B टू C, ये हाफ सरकमफ्रेंस होगा यानी कि पाई इंटू आर होगा। तो ये पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। और क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड पर वैल्यू 0 आएगी बिकॉज द लेंथ पोर्शन इज कांस्टेंट। और लेफ्ट साइड पर जब yp को डिफरेंशिएट करेंगे तो yp सेंटर ऑफ अ पुली की ग्राउंड से हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ अ पुली फ्रॉम द ग्राउंड। और अगर हमारा पुली फिक्स्ड है किसी एक जगह से, मतलब ये अप एंड डाउन मोशन नहीं कर सकता, ऊपर भी नहीं जा सकते नीचे भी नहीं जा सकते, तो फिर ऑब्वियसली yp भी कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y1 ऑब्जेक्ट नंबर 1 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताएगा, तो dy1 by dt विल बी द वेलोसिटी v1। अगेन yp का डिफरेंशिएशन 0 एंड फिर से माइनस y2, तो y2 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y2 वो ब्लॉक नंबर 2 की वेलोसिटी होगी, सो दिस माइनस साइन एंड y2 का डिफरेंशिएशन v2
लेकिन y2 और v2 के डायरेक्शन अपोजिट है। y2 अपवर्ड है और v2 डाउनवर्ड है, इसलिए जब डिफरेंशिएशन करके इसको v2 रखेंगे तो एक और माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पर एक माइनस तो ये वाला है और एक एक्स्ट्रा माइनस साइन और यूज करेंगे, तो v2 का डायरेक्शन y2 के अपोजिट साइड पर। इससे प्रूफ हो जाता है कि v1 बराबर v2। सिंपल सा प्रूफ है दैट v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा, मतलब दोनों की स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जिस स्पीड पर ये चलेगा उसी स्पीड पर ये भी चलेगा। ऑब्वियस था भी ये, मतलब एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए था, बट मैंने डेरिवेशन इसलिए करवाई है ना। इस डेरिवेशन को करने में आप एक चीज देखो, ड्यूरिंग डेरिवेशन पार्ट अगर आप ध्यान से समझो तो आपने yp के डिफरेंशिएशन को जीरो किया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ yp जीरो। दैट मीन्स कि हम लोगों ने ये माना हुआ है इस क्वेश्चन में, ये मान लिया है कि जो सेंटर ऑफ अ पुली है वो ना तो अपवर्ड मोशन पे होगा ना ही डाउनवर्ड मोशन पे होगा, यानी कि स्टेशनरी सेंटर है, फिक्स्ड। अगर हमारा पुली भी मूव करता है समहाउ, अगर ये पुली ऊपर या नीचे मूव कर रही होती, या तो ऊपर जा रही होती या नीचे आ रही होती, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो yp है उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आता, और जब जीरो नहीं आता तो रिलेशन हमारा v1 बराबर v2 का नहीं आता, फिर कुछ और रिलेशन आ रहा होता। तो स्टेशनरी पुली वाला तो कंसेप्ट ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द स्टेशनरी पुली लेफ्ट साइड और राइट साइड पर स्पीड बराबर है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस में लेके जाओ। सपोज जो ये वाली पुली है, ये वाली पुली ये मोशन में है, फिक्स्ड होने की बजाय सपोज करें कि ये पुली भी मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी ऑफ vp। सेकंड पार्ट, मूविंग पुली एग्जांपल, द पुली इज आल्सो मूविंग। अब क्या रिलेशन आएगा v1 v2 में, और तो ऑब्वियस है कि अब ये बराबर नहीं आएंगे। तो अब जब हमारा ये yp डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ yp इन दिस केस, तो yp का डिफरेंशिएशन इस पुली के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज yp पुली की हाइट बता रहा था, तो डिफरेंशिएशन पुली की ही वेलोसिटी बताएगा, यानी vp। तो yp का डिफरेंशिएशन जिसको यहाँ पर जीरो लिखा हुआ था उसको जीरो लिखने की बजाय यहाँ पर vp लिखेंगे, और यहाँ पर भी yp का टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन भी जो जीरो आ रहा था इसकी जगह भी आपको vp लिखना पड़ेगा। अब ये रिलेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर v1 बराबर v2 की बजाय कुछ और आएगा। तो अब जो रिलेशन आएगी वो कुछ ये आ रही है। नाउ द रिलेशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ vp इक्वल टू v1 माइनस v2। और अगर इसको ये मैग्नीट्यूड्स हैं, फिर से बोलो यहाँ पर ये वेक्टर साइन नहीं है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इसकी, मैग्नीट्यूड पोर्शंस, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसी रिलेशन का वेक्टर फॉर्म यूज करना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द पुली इन द वेक्टर फॉर्म विल बी वेलोसिटी ऑफ 1 एंड प्लस द वेलोसिटी ऑफ 2। वेक्टर फॉर्म में ये रिलेशन है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस है, वेक्टर फॉर्म में प्लस है। वो इसलिए भी है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अपोजिट डायरेक्शंस में है, ये वेक्टर ऊपर है, ये वेक्टर नीचे है। तो वेक्टर जब अपोजिट होंगे तो एक वेक्टर को अगर प्लस में लिखेंगे तो दूसरे वेक्टर का वैल्यू माइनस में लिखोगे। तो ये रिलेशन हम ज्यादा यूज करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। 2 टाइम्स ऑफ डबल ऑफ द पुली वेलोसिटी, 2 टाइम्स ऑफ दिस पुली वेलोसिटी, double of this pulley velocity is equal to velocity on the left side plus velocity on the right side in the vectorial form। और स्केलर फॉर्म में लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, जो किसी एक डायरेक्शन को प्लस मानेंगे, किसी एक डायरेक्शन को माइनस मानेंगे। तो कुल मिलाकर के दो कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं भाई, कि अगर स्टेशनरी पुली हुआ, अगर पुली स्टेशनरी हुई तो लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड पर चलेगी। अगर स्टेशनरी पुली हुई तो लेफ्ट और राइट पर अपोजिट डायरेक्शन सेम स्पीड। बट अगर पुली मूव कर रही होगी तो फिर हम ये वाला रिलेशन फॉलो करेंगे।
ठीक है ये? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस रिलेशन को डिराइव करने का एक और तरीका है। डेरिवेशंस देखो मैं कर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट के लिए। एक और तरीके से भी हम इसको डिराइव कर सकते थे विदाउट डिफरेंशिएशन एंड अदर मेथड्स की जगह पे, तो उसके बिना भी आप डिफरेंशिएट कर सकते थे। वो कैसे करेंगे देखें। हम लोग ये कह रहे हैं, देखिए हम में से किसी को भी इस बात का कोई डाउट नहीं है कि स्टेशनरी पुली के अंदर दोनों तरफ सेम स्पीड आती है। तो अगर हम दोनों एग्जांपल साइड बाय साइड दिखाएं आपको कि मान लो ये वाला पुली फिक्स है और यहाँ पर और इधर, बड़ा ध्यान से देखना, अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से नीचे आ रहा हो, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर दे देंगे भाई अगर पुली स्टेशनरी है तो इसका मतलब इधर और इधर बराबर आंसर आना चाहिए। सो v शुड बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बट अगर यहीं पर हम कहने कि नहीं ये पुली ऊपर मूव कर रही है विद 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और इससे जो अटैच्ड मास है यहाँ पर ये वाला मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है विद 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो राइट साइड वाला जो मास होगा इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इधर वाले मास की वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड वाले मास की अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, मैग्नीट्यूड भी बताना है और ये भी बताना है कि वो अपवर्ड मोशन कर रहा है या डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पर वो जो रिलेशन निकाला था आपने, रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे जो अभी जैसे डिराइव किया था कि 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द पुली शुड बी इन द वेक्टोरियल फॉर्म इज v1 प्लस v2, ये रिलेशन। तो अगर मैं अपवर्ड साइड इसको जब फॉलो करेंगे तो किसी एक डायरेक्शन को प्लस मानना होगा, मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द पुली इज 3, v1 डाउनवर्ड है जिसको हमने नेगेटिव कन्वेंशन माना है तो हम रखेंगे -2 एंड प्लस v2, और यहाँ से v2 की वैल्यू मेरे को आएगी +8। अब +8 आने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर प्लस का क्या मतलब है और 8, तो प्लस तो डायरेक्शन के लिए होगी, प्लस का मतलब डायरेक्शन इज अपवर्ड, ये मास ऊपर जा रहा हो और 8 इसकी स्पीड है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही ऊपर जा रहा हो, मतलब ये चीज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे, ये 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर, और पुली अपना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। यस सर। राइट। अब ये जो रिलेशन है ना, मैंने कहा एक तो रिलेशन वैसे है, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता था बाई चांस अगर आपको ये रिलेशन ना ध्यान दे। हम ये मान लेंगे कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की साइड v है, लेफ्ट मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है। अब एक और चीज याद रखो जरा, जब हम लोग रिलेटिव पढ़ते थे और कहते थे कि a विथ रिस्पेक्ट टू b, रिलेटिव मोशंस करते वक्त जब ये लिखा जाता था कि a विथ रिस्पेक्ट टू b या फिर b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो हमने कहा था कि इसका फिजिकल मतलब ये होता है कि अब आप b वाले को स्टेशनरी कर देते हो, जब भी ये कहा जाए a विथ रिस्पेक्ट टू b दैट मींस कि b वाले को हम स्टेशनरी मानेंगे और a वाले का मोशन रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एनालाइज करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू पुली वॉच करें, इसका मोशन है पुली के रिस्पेक्ट में और इसका मोशन भी पुली के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो क्या इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, मतलब अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू पुली सिचुएशन देखें, विथ रिस्पेक्ट टू पुली, और जब आप विथ रिस्पेक्ट टू पुली कह रहे हो तो वर्चुअली ये माना जाएगा कि पुली अब स्टेशनरी है। विथ रिस्पेक्ट टू पुली मतलब आप वर्चुअली ये मान लो कि पुली इज नाउ एट रेस्ट। अब आपका लेफ्ट साइड जो मास है उसको आप उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ नहीं कंसीडर करेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बजाय हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे, और ये डाउनवर्ड 2 है और ये अपवर्ड 3, तो इन दोनों में जब रिलेटिव कैलकुलेट होगा तो वो आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में जब रिलेटिव निकालते हैं तो बेसिकली मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं, और इधर की साइड दोनों सेम डायरेक्शंस में है, तो रिलेटिव जब इस तरफ आएगा तो वो रिलेटिव स्पीड आएगी v -3,
और ये बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बिकॉज अगर पुली स्टेशनरी हो गया तो स्टेशनरी पुली में दोनों तरफ सेम स्पीड आनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड आनी चाहिए। तो जिस स्पीड से ये नीचे जा रहा है उसी स्पीड से ये ऊपर जाना चाहिए। सो दिस v-3 एंड 5 शुड बी इक्वल, v-3 इक्वल टू 5, उससे भी आपका वही आंसर आ जाएगा, v इक्वल टू 8। ठीक है, बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. v इक्वल टू 8 Yes, sir. दोनों मेथड से हाँ, बड़ा सीधा सा रूल है। स्टेशनरी पुली में किसी को डाउट नहीं है, सब लोग मानते हैं कि स्टेशनरी पुली में ऐसा होता है, इधर और इधर बराबर स्पीड आती है। तो अगर पुली स्टेशनरी नहीं है तो उसको स्टेशनरी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेशनरी नहीं है तो उसको रिलेटिव वाले कंसेप्ट लगा करके इसको स्टेशनरी बनाया जा सकता है। लेकिन जब इसको स्टेशनरी बनाएंगे तो बाकी तरफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बजाय रिलेटिव वेलोसिटी लीजिए। जैसे कि और एग्जांपल दिखाएं, ये एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम कहते हैं कि एक पुली से दो मासेस अटैच हैं जिसमें एक वर्टिकल मोशन करेगा और एक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, मान ये वाला मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, इनमें आपस में क्या रिलेशन चलेगी? अगर ये v1 और ये v2, मेरे से इसमें तो दोनों ही वर्टिकल मोशन कर रहे थे, इसमें एक तरफ वर्टिकल मोशन है और एक तरफ हॉरिजॉन्टल मोशन है। पुली, ये पुली स्टेशनरी है, फिक्स्ड पुली है यहाँ पर। तो फिक्स्ड पुली में डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई मतलब नहीं हमें, एज लॉन्ग एज पुली स्टेशनरी हुआ तो इस साइड और इस साइड चाहे वो सेम डायरेक्शन के मोशन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन के मोशन हो, मतलब कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों हॉरिजॉन्टल हो दोनों वर्टिकल हो, कुछ भी रहे, अगर स्टेशनरी है तो यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड सेम होनी चाहिए, v1 इक्वल टू v2। मान लिया अगर यहीं पर पुली स्टेशनरी नहीं होती, सपोज ये जो पुली है ये स्टेशनरी पुली नहीं है और ये मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि ये ब्लॉक 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये जो पुली है ये फिक्स्ड पुली नहीं है और ये पुली खुद राइट साइड डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है। तो ये वाला मास कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा? पुली मूव कर सकती है, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। पुली को मूव कराने के लिए क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि ये जो पुली है वो अटैच्ड हो किसी कार से, कुछ भी पॉसिबल है, एक कार से अटैच कर दें और कार आगे बढ़ रही है, तो जब कार आगे बढ़ेगी तो पुली भी आगे बढ़ेगी। मतलब ये पॉसिबल है कि पुली को आप कहीं किसी ऐसी चीज से अटैच करो जो खुद मूव कर रही है, हो सकता है ना भैया चीज। अगर हम इस पुली को अटैच करें विद सम कार एंड दैट कार इज गोइंग विद 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो फिर ऑब्वियसली पुली भी उसी स्पीड से चलेगी। अब क्या रिलेशन आएगा इनमें? तो हमें सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि इस मूविंग पुली को कन्वर्ट करके स्टेशनरी पुली में लाना पड़ेगा, और उसका तरीका है रिलेटिव। तो अगर हम इसको स्टेशनरी इमेजिन करना चाहते हैं कि ये स्टेशनरी है, अगर ये इमेजिन कर लें तो फिर हम ये 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की बजाय रिलेटिव यूज करेंगे यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी। और वो कितनी आएगी? अरे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, ये 6 हो गया ये 2 हो गया, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की, पुली के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव मतलब पुली के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो पुली, अब ये ध्यान देना, पुली का हॉरिजॉन्टल मोशन चल रहा था, इसका वर्टिकल मोशन चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस पुली में कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है इसका मतलब वर्टिकली इसकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव कैलकुलेट करें
तो ये v और ये वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं देखेंगे इसमें, बिकॉज यहाँ मोशन अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी चेक करोगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन है तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में v और ये वर्टिकल डायरेक्शन में 0, तो इन दोनों का जब रिलेटिव निकालेंगे तो वो रिलेटिव स्पीड आपकी v आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी इन वर्टिकल। और ये बराबर होनी चाहिए, सो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा v शुड बी इक्वल टू 4। मतलब ये ब्लॉक 2 जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। क्योंकि हमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बार बार वो लेंथ वाला कंसेप्ट लगाएं, y1 y2 लिखें, फिर लेंथ लिखें, फिर डिफरेंशिएट करें, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लग जाता है उसको। रिलेटिव वाला कंसेप्ट मतलब काफी कन्वीनियंट मेथड है, स्पेशली सिंगल पुली वाले क्वेश्चंस में। सिंगल पुली वाले क्वेश्चंस में हमारा मेरा सजेशन होगा कि आप थ्रू द मेथड ऑफ रिलेटिव कर लें, ज्यादा अच्छा। इन केस इस पुली में कुछ वर्टिकल मोशन भी होता है, हो सकता है कि इस पुली में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, पुली में वर्टिकल वेलोसिटी भी है, पॉसिबल है। इस पुली को किसी हेलीकॉप्टर से अटैच कर दो, अब हेलीकॉप्टर ऊपर भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि अगर आप इसको किसी हेलीकॉप्टर से अटैच कर दो तो ये हो सकता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, और सपोज करते हैं कि इसमें वर्टिकल मोशन भी है ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, जस्ट फॉर एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो सिचुएशन कुछ और बनती फिर हमारी। अगर ये हो जाता तो जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिलेटिव निकालो, तो 6 और 2 का रिलेटिव वो तो 4 हो गया, और जो ब्लॉक वर्टिकल मोशन कर रहा है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन वाले रिलेटिव दिखाएंगे। तो वर्टिकली अगर ये v से नीचे है और वर्टिकली ये 3 से ऊपर है, तो वर्टिकल वाली रिलेटिव स्पीड इन दोनों के बीच में वो हो जाएगी v+3। तो इस डायरेक्शन में मतलब ब्लॉक 2 के लिए वर्टिकल डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड और ब्लॉक 1 के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड ये आपस में बराबर होंगे, यानी दिस v+3 शुड बी इक्वल टू 4, दैट मीन्स v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ये इस ब्लॉक 1 सेंटीमीटर की स्पीड से नीचे आ रहा है। सिंगल पुली में स्पीड को रिलेट करने का सबसे सही तरीका और सबसे फास्ट मेथड है रिलेटिव वाला। रिलेटिव हमें कौन से डायमेंशन में निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में निकालना है कि वर्टिकल डायमेंशन में निकालना है, वो डिपेंड करता है। जिधर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है वहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रिलेटिव निकालेंगे, जिधर वर्टिकल स्ट्रिंग है वहां वर्टिकल डायरेक्शन की रिलेटिव निकालेंगे। ठीक है, ये यस सर। कंसेप्ट ठीक हो गया आप लोग के, मतलब ये स्पीड निकालने वाले क्वेश्चन कंस्ट्रेंट वाले। आगे बढ़ जाए फिर। Yes, sir. दिस इज फॉर Yes, sir. सिंगल पुली प्रॉब्लम्स। सिंगल पुली प्रॉब्लम्स में मेथड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ही हमारा काम करेगा, सिंगल पुली प्रॉब्लम्स रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। अब अगर आपके पास डबल पुली सिस्टम है या तीन पुली वाले सिस्टम है, उनमें कैसे करना है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल की इस टाइप से एक पुली हो जिसके साथ अटैच किया गया मास 1, और इधर भी एक पुली अटैच की जाए और यहां पर एक मास अटैच किया जाए, और क्वेश्चन में कहा गया कि दिस मास 1 इज गोइंग अपवर्ड विद 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक नंबर 2। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ब्लॉक 2 की क्या वेलोसिटी है।
तो देखो कंसेप्ट लगाते हैं बहुत केयरफुली। ये वाली पुली फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुली की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। फिक्स्ड पुली प्रॉपर्टी ऑफ फिक्स्ड पुली। हाँ जी, अगर ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चल रहा है और फिक्स्ड पुली है, तो राइट वाली स्ट्रिंग कौन से डायरेक्शन में जा रही हो? अगर ये वाली स्ट्रिंग 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर है और ये फिक्स्ड पुली है, तो राइट साइड मतलब ये वाली स्ट्रिंग उतनी ही स्पीड से नीचे आ रही होगी विद द सेम स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस पर एग्री कर रहे हो? दोनों तरफ 4। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके। तो ये वाली स्ट्रिंग 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, ये स्ट्रिंग। और इधर वाली स्ट्रिंग कितनी स्पीड से आ रही है? इधर वाली स्ट्रिंग सर 0। क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग ऊपर अटैच है, ये सीलिंग से अटैच है, तो यहाँ पर कोई मोशन नहीं है, ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है। दैट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग स्टेशनरी है, यानी यहाँ पर कोई मोशन नहीं है, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये मूविंग पुली है, तो और ये पुली ब्लॉक नंबर 2 से अटैच, ये पुली ब्लॉक नंबर 2 से अटैच है, और ये अगर ब्लॉक नंबर 2 से अटैच होगी तो जो स्पीड ब्लॉक 2 की होगी वो इस पुली की भी होगी, ये दोनों आपस में अटैच है। तो अगर ये V से चल रहा है ब्लॉक 2, तो ये पुली भी V स्पीड से नीचे आ रही है। अब इसमें अपना वाला कंसेप्ट लगाते हैं। इस 4 और V में रिलेटिव निकालेंगे सर, रिलेटिव बिटवीन 4 एंड V, तो वो तो हो गया 4 माइनस V, 4 एंड V का रिलेटिव। और 0 और V का रिलेटिव निकालें, 0 और V में रिलेटिव, 0 माइनस V। या फिर वो वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, अगर इसको नहीं लगाना चाहते तो अभी जो हम लोगों ने एक लर्न किया था कि 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पुली शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2, ये भी यूज कर सकते हैं। तो पुली की वेलोसिटी V, तो 2 टाइम्स ऑफ V शुड बी, इसको V1 मानेंगे और V2 इसको मानेंगे, इस साइड वाले को, तो 0, तो V इक्वल टू 2 आ जाए, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ तो फिर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, जस्ट उसका हाफ आएगा। ठीक है, मेथड क्लियर है? यस सर। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूटन लॉ में भी प्रॉब्लम करता है, फिर उसके बाद जब प्रेसिशन पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं, स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। ये प्रोसेस अगर समझ में आ जाए कि कैसे निकालते हैं। अब मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, क्वेश्चन ये मॉडिफाई कर दे, क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन ये कर देते हैं कि ये जो स्ट्रिंग थी जो सीलिंग से अटैच थी, इसको सीलिंग से नहीं अटैच करते। अब दोबारा डायग्राम बना लेना, ये वाली स्ट्रिंग मैनुअली मतलब हाथ से पकड़ करके इस वाली स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ मूव करते हैं विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो फिक्स नहीं है, उसको बाय हैंड आप पकड़ करके और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर खींचो। अब ये V कितना आएगा? सर 3/2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, अगर हमारा मेथड स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी भाई। ये 4 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बट क्योंकि अब ये स्ट्रिंग स्टेशनरी तो है नहीं, ये स्ट्रिंग मोशन में चली गई, ये मूव करने लगी विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जिसको 0 लिख रहे हैं तो उसको 1 करो, और फिर सेम कंसेप्ट, 2 टाइम्स ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी 4 प्लस 1, बट यहाँ पर वेक्टोरियल समेशन था, वेक्टर्स यूज हो रहे थे, और ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ये उनके अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर के आगे लगेगा माइनस साइन, यानी ये V की वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
समझ रहे हैं इसको? यस सर। यस सर। यस सर। और देखो आप डायग्राम्स बनाते जाओ क्योंकि हम इसी में एडिट करते रहेंगे। एडिटिंग करके हम बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, समझना ही पड़ता है। शॉर्टकट्स होते हैं लेकिन शॉर्टकट्स में फिर क्या होता है कि प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया और हम फंस गए वहां जाकर के। मेथड्स हैं, छोटे मेथड्स हैं। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को और मॉनिटर, अभी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सपोज यहां पर हम लोगों ने किसी पुली से अटैच किया इसको एंड मैनुअली इसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे ला रहे हैं और ये पुली इटसेल्फ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। मतलब ये पुली भी मूव कर रही है, इधर हम रस्सी को खींच भी रहे हैं, इधर वाली रस्सी को नीचे पुल कर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस ब्लॉक को फोड़ दिया है। अब अगर पूछे कि ये v कितना होगा, तो नया क्वेश्चन हो गया। मतलब हमें सिर्फ ये कॉन्फिडेंस गेन करना है कि भाई हमने मेथड एक बार पढ़ लिया है, वही मेथड कितना है। नंबर ऑफ पुली कितनी दिया जाए सर निगेटिव में 0.5। देखते अच्छे। तो इधर 4 इसमें कोई डाउट नहीं है, ये दोनों 4 होंगे, कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड पुली है। प्रॉब्लम खत्म, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। ये वाली पुली v से नीचे आ रही है, माना हुआ है। सारा प्रॉब्लम है इस स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग जो होगी, यहां पर क्या वेलोसिटी आएगी ऑन दिस स्ट्रिंग? सर 5। देखते हैं। अब सुनो, सारे कंसेप्ट मिल करके काम करते हैं। ये पुली स्टेशनरी नहीं है, ये मूव कर रहा है 2 से ऊपर और इधर 1 से नीचे ला रहे हैं। तो राइट साइड पर पुली के रिस्पेक्ट में, कितनी स्पीड होगी यहाँ पर ऑन द राइट साइड? ये 1 से नीचे है, अगर ये 2 से ऊपर है और मैं पूछूं यहाँ पर कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी इस स्ट्रिंग के बीच में और पुली के बीच में? 3 सेंटीमीटर। 3 तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 3 है, रिलेटिव 3 और जितना रिलेटिव स्पीड इधर होगा उतना ही रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आएगी। तो अगर हम ये माने कि ये वाला पॉइंट x की स्पीड से ऊपर चल रहा है, मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है एज्यूमिंग, तो इधर जो रिलेटिव आएगा x और 2 का रिलेटिव, वो रिलेटिव आ जाएगा x -2 और इधर की रिलेटिव स्पीड और इधर की रिलेटिव स्पीड बराबर आनी चाहिए। अगर यहाँ पर x -2 ऊपर और यहाँ पर 3 नीचे, तो ये दोनों रिलेटिव स्पीड सेम होने चाहिए, यानी कि x -2 शुड बी इक्वल टू 3। x वैल्यू 5 आ गई, मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो 5 की स्पीड से ऊपर जा रहा है। और अगर बाई चांस मान लो रिलेटिव नहीं समझ आ रहा है, अगर रिलेटिव का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरा भी तरीका है। फिर दूसरा तरीका ये होगा, इधर अगर हम x से ऊपर जा रहे हैं तो दूसरा कंसेप्ट ये है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अ पुली, यानी कि 2 × 2, डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पुली शुड बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी। So it is equal to velocity on this side is x and velocity on the other side 1 in the opposite direction, so -1। इससे भी आएगा 5। अब अगर ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर वही कंसेप्ट, डबल ऑफ दिस वेलोसिटी
double of this pulley velocity should be velocity 4 plus velocity this 5, बट क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर माइनस, और यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस में आने का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर, आंसर के नेगेटिव आने का मतलब सर ऊपर जाएगा। हाँ कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब माइनस का मतलब ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड ये ब्लॉक 0.5 की स्पीड से ऊपर चल रहा होगा। कोई क्वेरी है इसमें, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, हालांकि देखो इतने टफ आते नहीं है, ऐसा बताऊं, मतलब हम तो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एग्जांपल दे रहे थे, ऐसा कुछ आता हुआ है नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर कोई मास है, इनफैक्ट एग्जांपल नहीं है, देखो ये तरीका है, एक और तरीका जो नॉर्मली बुक्स में दिया जाता है, बुक्स में नहीं मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में ये मेथड कहीं नहीं है, लेकिन जैसे कोचिंग्स में, वीडियोस में यही वाला मेथड सजेस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, अगर इसकी वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इनको रिलेट करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका अवेलेबल है और वो कहलाता है हमारा टेंशन मेथड। मतलब इस कंस्ट्रेंट निकालने का एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी है, टेंशन मेथड। और वो मेथड ये कहता है कि जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो आपके सामने और v1 v2 को रिलेट करना चाहते हैं, मतलब ये पता लगाना चाहते हैं कि v1 एंड v2 में क्या रिलेशन है, तो टेंशन मेथड सिर्फ ये कहता है कि टेंशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, टेंशन एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, एंड इसका समेशन करेंगे फॉर ऑल द ब्लॉक्स, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फॉर ईच ब्लॉक इन द सिस्टम, फॉर ईच ब्लॉक इन द सिस्टम इट शुड बी 0 वैल्यू। इससे बहुत जल्दी आंसर आता है, बहुत जल्दी। कैसे आता है देखिए, अगर हम यहां पर टेंशन को t दिखाएं, एट दिस साइड टेंशन की वैल्यू t, तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा यहां पर टेंशन फोर्स कितनी होगी एट दिस स्ट्रिंग। अगर ये सभी पुली आइडियल मान लें, ये भी आइडियल पुली है, ये भी आइडियल पुली है, तो अगर ये टेंशन t होगा तो इस साइड भी टेंशन t आएगी, इस साइड भी टेंशन t आएगी। ये सभी टेंशन बराबर इसलिए होंगी क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग कंटिन्यू कर रहे हो आप, यहां से लेकर के और यहां तक ये पूरी सिंगल स्ट्रिंग चल रही है। सिंगल स्ट्रिंग में सभी पॉइंट्स पर बराबर टेंशन, अगर वो स्ट्रिंग आइडियल है तो। और आइडियल पुली में फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो अगर इधर टेंशन t है, इधर टेंशन t है, तो मिडिल वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2 × t होना चाहिए। ये पॉइंट ठीक है, टेंशन t और टेंशन 2t। यस सर। ये बताओ बाकी, इसको लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है मेरे ख्याल से, टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया है आपको। यस सर। यस सर। ये t और ये 2t हो गया। अब जो टेंशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, टेंशन वेलोसिटी के वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, टेंशन का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो t मल्टीप्लाइड बाय v1, डॉट प्रोडक्ट में तो cos थीटा भी आना चाहिए, बट क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री आएगा यहाँ पर, वो 1 हो गया। और ये वाले टेंशन में और इस वाले वेलोसिटी में डॉट प्रोडक्ट, इस टेंशन में और इस वेलोसिटी में डॉट प्रोडक्ट, ये अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स में, डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में cos थीटा का टर्म आता है। तो इनका प्रोडक्ट माइनस में जाएगा, माइनस ऑफ 2t × v2 एंड दिस टोटल वैल्यू शुड बी 0, जो डायरेक्टली आपको ये बताता है कि v1 बराबर 2v2 डायरेक्टली।
जितने भी ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स पर टेंशन देखा जाए और उन टेंशन्स को उन ब्लॉक्स की वेलोसिटीज के साथ डॉट प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट में कोई किसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और किसी का प्रोडक्ट माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन एंगल टेंशन और वेलोसिटी के बीच में, और उससे निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है v1 बराबर 2v2। सर ये वेलोसिटी थ्रूआउट कांस्टेंट है। कैसे बच्चे? वेलोसिटी ये वेलोसिटी से थ्रूआउट कांस्टेंट है क्योंकि एक्सीलरेशन होता तो हम लोग फोर्सेस बैलेंस नहीं कर पाते। नहीं है, तो आप देखो इसीलिए इस मेथड को आपने चूज किया है। इस मेथड ये जो मेथड टेंशन मेथड है, आप कभी भी सर्च करोगे कंस्टेंट इक्वेशन तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग में और मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको टेंशन मेथड ही दिखेगा। छोटा है ना ये, देखो अगर इस पुली में मास होता, अगर यहाँ वाले पुली में मास होता, क्या तब भी हम यहाँ पर टेंशन दिखाते हैं? नो सर नहीं दिखाते। तब हमें कंफ्यूजन हो जाती, तब हमें ये कंफ्यूजन हो जाती कि यार यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर 2t तो होगा, कुछ और हो जाएगी, टेंशन डिफरेंट आएगी, यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक डिफरेंट वैल्यू आएगी तो रिलेशन भी डिफरेंट आएगा। ये कंफ्यूजन होती है। इस मेथड से सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसकी क्लैरिटी उन्हीं को हो सकती है जिनको कंस्ट्रेंट इक्वेशन डिराइव करने का सब्जेक्टिव मेथड पता हो। इससे पहले, इस पॉइंट से पहले, मतलब इस मेथड को डिस्कस करने से पहले जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या उनमें कहीं भी फोर्स और मास का इन्वॉल्वमेंट था? नो सर। नो सर और ये पिछली क्लास में भी कहा था हमने कि कंस्ट्रेंट रिलेशन जो होता है वो रिलेशन फोर्स और मास पर डिपेंड नहीं करता। यस सर। उस रिलेशन में जो वैल्यूज आएंगी वो फोर्स और मास पर डिपेंड करेंगी। तो इवन इफ forces are not balanced, pulley has a mass, pulley has a friction, कुछ भी कर लो आप, पुली रोटेट कर रही है, सब कुछ होता रहे, तब भी हमारा v1 बराबर 2v2 आएगा। अब वो प्रॉब्लम है इस मेथड को सॉल्व करने में, इस मेथड को लगाने में यही एक ड्रॉबैक है। मतलब अगर यहाँ पर टेंशन 2t ना होती ना, यहाँ पर टेंशन फॉर सम रीजन यहाँ पर टेंशन 3t होती, मे बी पुली में मास की वजह से, हो सकता है पुली में मास है उस वजह से टेंशन 2t से ज्यादा है, तब भी आपका रिलेशन यही है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा मेथड है वो प्रॉपर है, क्योंकि जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं उसमें ना तो फोर्स को हमने कहीं पर इन्वॉल्व किया है ना मास को कहीं इन्वॉल्व किया है। तो पुली में मास है नहीं है, इन दोनों के मासेस कम है ज्यादा है, फ्रिक्शन है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। क्योंकि अगर हम सही मेथड्स की बात करेंगे तो सही मेथड तो ये है, अगर प्रॉपर मेथड की बात करते हो तो प्रॉपर मेथड तो ये हुआ कि ये v1 से ऊपर जा रहा है, ये फिक्स है तो इधर v1 से नीचे आएंगे, ये ऊपर से फिक्स हो गया तो यहाँ 0 की स्पीड होगी, तो v1 और 0, और ये v2 से नीचे जा रहा है, तो करेक्ट वे इज दिस डबल ऑफ v2 should be equal to this v1 plus 0. This is the right way, perfect way. बट क्योंकि यही आंसर ये करके आ रहा है, ऐसा करने से यही आंसर आ रहा है, तो लोगों ने इसको भी अपना एक कंसेप्ट मान दिया है कि ये भी एक कंसेप्ट होगा, जबकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपली आंसर लाने का एक तरीका है, जुगाड़ कह लेते हो आप इसको, कि हमारा आंसर आ जाएगा। और जो जेई के सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इस ट्रिक को नहीं फॉलो करते हैं, वैसे बताओ। मेंस में करना है तो कर लो, या फिर जब तक हमारे क्वेश्चन में फुली आइडियल है, जहां तक के क्वेश्चंस में फुली आइडियल है तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तब आप मेरी बात समझ पाओगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसका पर्पस क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चल रही है। मान लीजिए ये वाला ब्लॉक 2 किलोग्राम का है और ये वाला ब्लॉक 6 किलोग्राम का है। 6 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। पुली और स्ट्रिंग दोनों ही आइडियल है। पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आइडियल। And question is what will be acceleration of 2 kilogram, what will be acceleration of 6 kilogram, and what will be the tension force everywhere. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है मुझे दोनों का ही, और टेंशन की वैल्यू निकालनी है सब जगह पे। यहाँ पर क्या टेंशन आएगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, ये सारे टेंशन निकालने। तो जो तरीका है न्यूटन लॉ के अंदर वो ये है कि भाई आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएं, और फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे तो इस पे 2 किलोग्राम पर एक ग्रेविटी की फोर्स दिखाएंगे 2 × g, और यहाँ पर एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे 6 किलोग्राम के ऊपर फोर्स दिखाएंगे तो ये 6 × g, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स। अब यहाँ वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स और यहाँ वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आपस में रिलेटेड है। ये टेंशन और ये टेंशन में आपस में रिलेटेड है। अगर यहाँ पर टेंशन T आएगी तो यहाँ पर टेंशन 2 × T की आएगी। बट ये कोई लॉ नहीं है कि ये T होगा तो ये हमेशा ही 2T होगा। ये टेंशन T है और यहाँ पर टेंशन 2T है। ये इसलिए हो पा रहा है इसलिए क्योंकि ये जो पुली अटैच की गई है इसमें कोई मास नहीं है। अगर इसमें मास होता तो यहाँ पर टेंशन को 2 × T लिखाते। और अब हम ये मान लेंगे कि 2 किलोग्राम वाली बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ a1, और ये 6 किलोग्राम वाली बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ a2। तो न्यूटन लॉ की इक्वेशन, सेकंड लॉ की इक्वेशन, जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रही है तो 20 - t which is the net force should be mass into acceleration। और इधर 6 किलोग्राम की बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है, तो अगर ये ऊपर मोशन करेगा तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, 2 × t ज्यादा होगा। सो 2 × t माइनस ऑफ दिस 60 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसके बाद नंबर आता है कि a1 और a2 का आपस में क्या रिलेशन चल रहा है। अब उस रिलेशन को निकालने के लिए, a1 a2 के रिलेशन को निकालने के लिए हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं ये देख लो। a1 और a2 का मेथड, a1 a2 का रिलेशन निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर v2 वेलोसिटी है और यहाँ पर v1 वेलोसिटी है और हम टेंशन मेथड निकालते हैं, तो टेंशन मेथड के हिसाब से t और v1 अपोजिट है, इनका प्रोडक्ट लिखेंगे -t v1। टेंशन मेथड के हिसाब से 2t और v2 तो प्लस 2t v2 इक्वल टू 0। मतलब v1 और v2 के रिलेशन को निकालने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका उनमें से टेंशन मेथड है। एक तरीका हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड है। वो किस तरीके से काम कर रहा है, मान लो ये P1 और ये P2, तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि जो आपका ये वाली पुली है, अच्छा इसमें इतना टाइम लगा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका पर्पस मेरा ये है, मैं चाहूँ तो इसकी जगह 5-6 क्वेश्चन करा सकते थे लगातार, बेनिफिट उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि समझ जाओगे तो वो 5-6 क्वेश्चन अपने आप ही कर दो। P2, इस P2 का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है बिकॉज ये इस 6 किलोग्राम से अटैच है, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस P2 इज गोइंग अपवर्ड विथ V2। लेफ्ट साइड स्ट्रिंग, लेफ्ट साइड स्ट्रिंग दिस इज गोइंग, ये वाली स्ट्रिंग
अगर इधर पे डाउनवर्ड मोशन आएगा तो इधर पे अपवर्ड मोशन जाएगा विद द सेम स्पीड, क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी पुली है और इधर वाली स्ट्रिंग 0 के स्पीड पर है। तो जो अपना दूसरा वाला मेथड है, सेकंड वाला मेथड, कि डबल ऑफ दिस वेलोसिटी शुड बी v1 + 0। तो एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। यहाँ जिस रिजल्ट का यूज किया जा रहा है उस रिजल्ट के डेरिवेशन को करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया था। रिजल्ट दोनों का सेम ही आने वाला। तो ये एज ए स्टूडेंट आप सोचना यार, मैं नहीं सोचूंगा, तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम रिलेशन इससे निकालेंगे कि इससे निकालेंगे, जिसमें कंफर्टेबल हो। फिलहाल आंसर आ रहा है v1 = 2v2 और v1 = 2v2 है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तीसरा रिलेशन आ जाएगा a1 = 2a2। बाकी इन सबको सॉल्व कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को। अब अगर सेम डेटा होता 2 किलोग्राम और यहाँ पर 6 किलोग्राम, और ये जो पुली है ये पुली अपने आप में 2 किलोग्राम की, पुली इटसेल्फ 2 किलोग्राम मान लो। यहाँ पर पुली में कोई मास लेता है, 0 मास, और यहाँ पर बास 2 किलोग्राम का मान लेते हैं। अब यहाँ पर जिसमें पुली में मास नहीं था वहां पर ये टेंशन T थी, ये टेंशन 2T थी, और क्योंकि यही वाली स्ट्रिंग कंटिन्यू हो गई तो यहाँ पर भी टेंशन T आएगी, यही स्ट्रिंग इस तरफ चली गई तो टेंशन T आएगी, और इसमें भी मास नहीं है, इस पुली में मास नहीं है, यहाँ पर कोई मास नहीं। तो अगर ये T और ये T तो इसमें टेंशन होगा 2 × T का। अगर पूछा जाए कि इस सीलिंग पर टोटल कितनी टेंशन काम कर रही है, टोटल टेंशन ऑन द सीलिंग, तो सीलिंग से एक ये वाली स्ट्रिंग अटैच है, एक ये स्ट्रिंग अटैच है, इसमें 2T की टेंशन है, और उसी सीलिंग से ये भी अटैच है, इसमें T की टेंशन है। तो टोटल टेंशन जो सीलिंग के ऊपर काम कर रहा है वो 3 × T का कर रहा है, 2T फ्रॉम दिस स्ट्रिंग एंड T फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। है ना, अपने आप को पहले कंसेप्चुअली बहुत इतना साउंड करिए, चाहे मुझे 2 ही क्वेश्चन करने पड़े। अब इधर में ये 2 किलोग्राम की पुली, और फिलहाल तो आप इसको मासलेस मान लो, ये पुली 0 मास की है, हो सकता है यहाँ भी मास हो। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इनकी क्या एक्सेलरेशन आएंगी, यहाँ पर क्या टेंशन आएगी, यहाँ पर क्या टेंशन फोर्स होगी, यहाँ पर क्या टेंशन फोर्स होगी, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एज्यूमिंग, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसे 2 किलोग्राम वाले में टेंशन T दिखा रहे हो तो जब तक ये स्ट्रिंग कंटिन्यू करोगे आप, जहां जहां तक ये स्ट्रिंग जाएगी तो वहां पर तो T दिखाएंगे, इधर चले गए इधर भी T दिखाएंगे, बट अब यहाँ पर 2 × T दिखा सकते, इस स्ट्रिंग में टेंशन विल नॉट बी 2T। क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2T नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2T के बराबर? फॉर 2 रीजंस। एक तो मास है, और ऊपर से ये पुली मूव कर रही होगी, ब्लॉक से अटैच है, तो ब्लॉक का अगर मोशन होगा तो इसका भी मोशन होगा। मास वाली पुली मूव कर रही है, इस वजह से आपकी टेंशन 2T के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंट टेंशन मानना पड़ेगा T1, और यहाँ पर भी T1 डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर टेंशन 2T होगी क्योंकि इसमें मास नहीं है, तो यहाँ पर T और यहाँ पर T, तो यहाँ पर टेंशन आप 2 × T की दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारी इक्वेशंस क्या बनी,
तो मान लेते हैं कि 2 किलोग्राम की बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है और 6 किलोग्राम बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। यहाँ पर एक ग्रेविटी वाली फोर्स भी आएगी, यहाँ पर भी ग्रेविटी की फोर्स आएगी 2 किलोग्राम की। न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स यानी कि T1 माइनस 60। तो यहाँ की इक्वेशन हम बनाएंगे, T1 माइनस 60 विल बी इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई एक इक्वेशन। 2 किलोग्राम बॉडी जिसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी 20 माइनस T, इसका मास है 2 इंटू A1। ये दो रिलेशन आ गए। अननोन आपके पास 4 है, टोटल अननोन 4 है। A1 इज अननोन, A2 इज अननोन, T इज अननोन, T1 इज अननोन। 4 इक्वेशन चाहिए, 2 ही बनी है। तीसरी इक्वेशन होगी A1 और A2 का रिलेशन। अब अगर मैं इस रिलेशन को टेंशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहां पर अगर आप टेंशन मेथड इंप्लीमेंट करना चाहो, प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी, एक में T आएगा और एक में T1 आएगा, एक तरफ T आएगा और एक तरफ T1 आएगा, वो कैंसिल आउट होंगे नहीं। तो टेंशन मेथड से रिलेशन नहीं आएगा। सो टेंशन मेथड बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि उसको सब जगह लगा सकते। बट इस मेथड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस मेथड में पुली के मास से और टेंशन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग ही कंसेप्ट करना हो। तो इसी आर्ग्यूमेंट के बेस पर, विद दिस आर्ग्यूमेंट, रिलेशन तो अभी भी वही आएगा, A1 इक्वल टू 2A2, सेम रिलेशन चलेगा बाय दिस सेकंड अप्रोच, जिसमें मास, टेंशन, ग्रेविटी, इन सब का कोई मतलब नहीं था। और मैं यही कह रहा हूं बार बार कि कंस्ट्रेंट रिलेशन जो होता है, मतलब कि A1 और A2 का आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि पुली में मास है कि नहीं है। और एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए, एक बचा इक्वेशन। अब आखिरी इक्वेशन जो बनेगी वो इसे पुली के लिए बनेगी, क्योंकि पुली में मास है। तो इस पुली में अगर मास होगा तो पुली में ग्रेविटी की फोर्स भी आएगी। अगर 2 किलोग्राम मास है इस पुली का, तो इस पुली पर ग्रेविटी की फोर्स आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये पुली जिस ब्लॉक से अटैच है वो ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, अगर तो ब्लॉक से अटैच ये पुली भी अपवर्ड एक्सेलरेट होगी। और इस पुली पर अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पुली पर अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाला T और ये वाला T, यानी कि 2 इंटू T, 2 इंटू T की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी ग्रेविटी की फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर T1 वाली फोर्स, टेंशन इस पॉइंट पर T1। ये हो गया टोटल फोर्स प्रेजेंट ऑन दिस पुली। एंड न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से ये इसका मास है 2 किलोग्राम इंटू इसकी एक्सेलरेशन, और पुली की एक्सेलरेशन A2 के बराबर ही लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच है। चौथी इक्वेशन अब सॉल्व हो गई। अब ये ऑब्वियस है कि जो A1 और A2 के आंसर्स हैं, मतलब यहाँ पर जब इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो A1 और A2 की क्या आंसर आ रहे हैं, और यहाँ पर इन चार इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो A1 और A2 के जो आंसर्स आएंगे सिंपल सी बात है अलग अलग आएंगे। सर हाँ सर अभी थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या हुआ, लैप कर गया, वो दिखाई नहीं, आपने फोर्थ इक्वेशन कैसे बना दी? फोर्थ इक्वेशन इस पुली से बनाइए। ये जो पुली है इसके लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन लिखी है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T और T, 2 इंटू T की फोर्स ऊपर की साइड है तो 2 इंटू T, डाउनवर्ड साइड पर T1 माइनस T1, और डाउनवर्ड साइड पर ग्रेविटी मास इंटू G। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ये हो गया नेट फोर्स
इसका मास और उसकी एक्सेलरेशन। ये देखिए, आया भी समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, फिर से कह रहा हूं A1 और A2 के आंसर्स अलग आएंगे, आने भी चाहिए, लेकिन रिलेशन तो वही आ रहा। रिलेशन तो यही है कि A1 बराबर है A2, इसको कंस्टेंट रिलेशन कह रहे हैं। ठीक है, चीज बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। कंस्ट्रेंट रिलेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई कई सारे स्टूडेंट ये बोल चुके हैं कि भाई पुली में मास होगा तो A1 टू A2 के बराबर नहीं आना चाहिए, और उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि A1 टू A2 के बराबर क्यों नहीं आएगा? वो कहते हैं कि यहाँ पर टेंशन एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। तो हम कहते हैं उनसे कि भाई टेंशन मेथड बताया किसने? टेंशन मेथड तो आइडियल पुलिस के लिए है, आइडियल पुली में लगाओ। जब पुली आइडियल है ही नहीं तो टेंशन मेथड से जाने की जरूरत क्या है आपको? आप इस मेथड से जाओ। और उनके दिमाग में क्या बैठा है कि टेंशन मेथड हर जगह काम करता है। अगर ये हर जगह काम करने वाला मेथड होता तो हमारे एच.सी. वर्मा वाली किताब में, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में, रश्मि हॉलिडे में कहीं तो लिखा होता है इसके बारे में, किसी न किसी किताब में तो लिखा ही होता। इन किताब को लिखने वाले ऑथर्स हम लोगों से तो ज्यादा ही पढ़े लिखे कह रहे हैं। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 4 ब्लॉक सिस्टम है, 4 पार्टिकल्स। पार्टिकल 1 गोइंग अपवर्ड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पार्टिकल 4 कमिंग डाउनवर्ड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पार्टिकल 2 गोइंग अपवर्ड 1 सेंटीमीटर per second. What is the speed of a particle 3? Find the speed of a particle 3. Find speed of particle number 3. अच्छा, यहाँ पर तुम लोग एक और गलती करोगे, जानते हो होता क्या है कि जब किसी क्वेश्चन के 2-3 मेथड बता दिए जाते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। हम लोग 2-3 मेथड इसलिए बताते हैं कि जब आप क्वेश्चंस करें तो हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देखो और फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा मेथड सही लगता है। टीचर्स को सारे मेथड सही लगते हैं, स्टूडेंट्स को खुद का एक्सपीरियंस करना होगा प्रैक्टिस करके। देखो हम कैसे कर रहे हैं इसको, मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट नंबर 3 की वेलोसिटी, मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट नंबर 3 की वेलोसिटी ऊपर की साइड है। ये मेरा एजम्पशन है, मुझे नहीं मालूम है कि ऑब्जेक्ट नंबर 3 कहाँ जा रहा है, लेकिन मैंने माना है कि ऊपर जा रहा है। सर 2-4। हाँ, अब अगर इस क्वेश्चन को हम सजेस्ट ये भी करेंगे कि हम स्टॉपर ऑन कर ले, टाइम मतलब टाइम देख ले कितना मेथड लग रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है। अगर इस क्वेश्चन को टेंशन मेथड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेंशन मेथड से कैसे करेंगे देखो जरा, मेथड है टेंशन मेथड कैसे काम करता है। यहाँ पर टेंशन टी मान ली,
यहाँ भी टी होगी। अब अगर यहाँ टी है तो साइड वालों में, इसमें और इसमें साइड में, ये t/2 होगा यहाँ पर। फिर अगर यहाँ सेंटर पे, सिंपल सा रूल है, सेंटर वाली टेंशन का हाफ करिए, सेंटर वाले टेंशन का हाफ हाफ। अगर ये t/2 है तो यहाँ t/4 और यहाँ t/4। सेंटर का आधा आधा मतलब डिवाइड करते हैं, जितना सेंटर पे है उसका आधा इधर आधा इधर। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज है, प्रोडक्ट हो गया t/6। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में है, इनका प्रोडक्ट प्लस में जाएगा, प्लस ऑफ t/2 × 1 प्लस t/4 और v सेम डायरेक्शन में, t/4 × v प्लस ये t/4 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में, इनका प्रोडक्ट माइनस में, एंड दिस टोटल शुड बी 0 वैल्यू। ये समेशन ऑफ t.v = 0। ट्वेंटी फोर आ रहा है ना इसका आंसर? Yes, sir. यस सर 24 है। Negative. नेगेटिव आ रहा है वही सर तो 24 अगर माइनस में 24 आ रहा है, इसका मतलब भाई हमारा लक खराब था, हमने ये गलत डायरेक्शन मान ली थी। एक्चुअल में ये मास नीचे जा रहा होगा विद द स्पीड ऑफ 24। अब अगर हम दूसरा मेथड फॉलो करते, सेकंड मेथड अगर हम लगाते तो देखते हैं हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर/सेकंड से ऊपर जा रहे हैं और ये फिक्स पुली है, तो यहाँ पर उतनी ही स्पीड से नीचे आएंगे। 6 सेंटीमीटर/सेकंड से नीचे आओ। अब ये 6 से नीचे आ रहे हैं और ये 1 से ऊपर जा रहे हैं। ध्यान सुनना, 6 और 1 तो रिलेटिव हो गया 7, रिलेटिव 7 हो गया इनका। या फिर वो वाला कंसेप्ट लगा लें, डबल वाला। हम ये मान लेंगे कि यहाँ वाली स्ट्रिंग x स्पीड से नीचे आ रही है, तो डबल ऑफ पुली वेलोसिटी, 2 टाइम्स ऑफ द पुली वेलोसिटी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 6। डबल ऑफ पुली वेलोसिटी बराबर यहाँ वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, तो इधर x हो गया और इधर वेलोसिटी 1 हो गई। लेकिन -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर डाउनवर्ड वेक्टर पॉजिटिव है तो अपवर्ड वेक्टर माइनस में जाएगा। इससे 13, मतलब कि यहाँ पर स्पीड जो है, इस वाले स्ट्रिंग की स्पीड, ये स्ट्रिंग 13 की स्पीड से नीचे आ रही है, 13 स्पीड से। देखो ये मेथड भी जानना जरूरी है। अगर हमारे जेई में क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट हो और पूछा जाए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ पॉइंट प्रेजेंट ऑन दिस स्ट्रिंग, टेंशन मेथड इन सब चीजों को बाईपास कर जाता है। अगर मुझसे क्वेश्चन ही ये पूछ लिया जाए कि ये स्ट्रिंग कितनी स्पीड से चल रही है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई मेथड है नहीं। तो ये वाली स्ट्रिंग 13 की स्पीड से नीचे आ रही है। अब इस वाले पुली पर वही कंसेप्ट लगाएंगे। अगर हम 13 से नीचे आ रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 13 इक्वल टू दिस स्पीड प्लस दिस स्पीड, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से -v, सो v इक्वल टू -24। सेम आंसर। करके देख ले रहे हैं इसको भाई आप लोग, तो बताना।
सर ये वाला मेथड एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें ये देखो, पहले तो ये लगा रहे हो, अगर इस तरफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जाएंगे और स्टेशनरी खुली हुई, तो दूसरे साइड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रहे हैं। अब हम क्या क्या कर रहे हैं देखो, इसको मैं पुली 1 कह रहा हूं, इसको पुली 1, पुली 2 और पुली 3। आप जरा पुली 2 पर अदर अलग से देखो। पुली 2 पर, पुली 2 के सेंटर से अटैच स्प्रिंग, पुली 2 की सेंटर से अटैच स्प्रिंग 6 की स्पीड से नीचे जा रही है। पुली 2 के लेफ्ट साइड वाली स्प्रिंग, पुली 2 की लेफ्ट साइड वाली स्प्रिंग 1 की स्पीड से ऊपर जा रही है, इधर 1 से ऊपर जा रहे हैं। और पुली 2 के राइट साइड वाली स्प्रिंग, पुली 2 के राइट साइड वाली स्प्रिंग, उसके लिए हम लोगों ने x माना उसको। और हमारा थ्योरी सिंपल है, सेंटर वाली स्पीड का डबल ऑफ स्पीड एट सेंटर, मतलब कि 2 × 6 इक्वल टू लेफ्ट और राइट वाली स्पीड का समेशन, बट वेक्टोरियल फॉर्म। तो 1 और x को समेशन करेंगे, बट क्योंकि ये दो हमारे सेम डायरेक्शन के वेक्टर है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, इससे x की वैल्यू आ गई 13। अब पुली P3, पुली P3 के सेंटर पर, पुली P3 की सेंटर से अटैच स्प्रिंग, उसकी स्पीड x कैलकुलेट होकर के आ चुकी है 13, यानी ये 13 से नीचे जा रहे हैं। इसके राइट वाले स्प्रिंग 2 से नीचे जा रही है, और लेफ्ट वाली स्प्रिंग v से ऊपर जा रही है। फिर सेम कंसेप्ट, सेंटर वाले का डबल 2 × 13, राइट वाला 2 और लेफ्ट वाला, ये माइनस साइन अगेन इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये दो सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट वाला वेक्टर इससे आ रहा है। आया इसका सर अभी भी डाउट कोई? यस सर आ गया। ठीक है, दोनों ही मेथड्स अपनी अपनी जगह सही है, दोनों में से हम गलत किसी को भी नहीं कह रहे, लेकिन प्रॉब्लम टेंशन मेथड वहां पर फेल हो जाता है जहां पर पुली में मासेस हो जाते हैं। मतलब अगर इन पुली में मासेस होते भी ना तो भी मेरा आंसर यही आता, लेकिन तब इस मेथड से नहीं आता, हमारे सेकंड वाले मेथड से आता, आंसर वही आता। इसके अलावा थोड़े से और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब डिफिकल्ट मतलब कि जैसे ये तो स्ट्रिंग एंड पुली वाले कंस्ट्रेंट हो गए, एक और होता है कंस्ट्रेंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कंस्ट्रेंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे कि ये कहा जाए कि अगेन ए सिंपल एग्जांपल, बहुत ऑर्डिनरी एग्जांपल जो आप कह सकते हो कि ऑब्वियस है। ये दो ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2 आर इन फिजिकल कांटेक्ट, टच कर रहे हैं दूसरे को, और ब्लॉक 2 को पुश करो आप, ब्लॉक 2 आगे बढ़ रहा है v2 स्पीड से और ब्लॉक 1 आगे बढ़ रहा है v1 स्पीड से, और ये आपस में टच कर रहे हैं। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 एक दूसरे के टच में है, कांटेक्ट में है। क्या रिलेशन आएगा v1 v2 का? ऑब्वियस है चीज, मतलब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे? सेम ही आएंगे। सेम sir. आएंगे।
वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक 2 पीछे है, ब्लॉक 1 आगे है, तो नेचुरल सी बात है कि ये आंसर सेम आएगा। मैंने कहा ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। मतलब ये तो हम अपने ऑब्जर्वेशन से भी दिखा सकते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन से भी, कि ये दोनों बॉक्सेस अगर मैं टच कर दूं, ऐसे टच कर दे और एक को पुश करो आप, तो जिस स्पीड से आगे वाला बॉक्स बढ़ेगा उसी स्पीड से पीछे वाला बढ़ेगा। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है, Yes, sir. वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट। लेकिन ऑब्वियस चीजें ही बड़े कंसेप्ट बनाती है। ये तो सिंपल था कि कांटेक्ट में से आप ही कहिए ये बराबर है, ओके, कोई डाउट नहीं है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये हो जाए कि जो ब्लॉक 2 है उसका फ्रंट फेस इंक्लाइंड फॉर्म में हो। ब्लॉक 2 की ज्योमेट्री बदल दो आप, ब्लॉक 2 जो स्क्वायर के फॉर्म में था उसको ट्रेपेजियम के फॉर्म में ले आओ। और अब इसके ऊपर ब्लॉक 1 का कांटेक्ट कर देते हैं, ब्लॉक 1 इसको टच कर रहा है, फिर हम ब्लॉक 2 को पुश कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉक 2 को आप इस पे पुश करें और पहली बात आप ये बताएंगे ब्लॉक 1 का मोशन, अगर हम यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, मान लीजिए ये वाई एक्सिस बना ले और ये एक्स एक्सिस बना ले, ब्लॉक 2 का मोशन कौन से डायमेंशन में हो रहा होगा, एक्स डायमेंशन में कि वाई डायमेंशन में? Sir, X. एक्स में, ठीक है। और हम एज एन ऑब्जर्वर ओरिजिन पर बैठे हैं, ऐसे मान लें एज एन ऑब्जर्वर वी आर एट ओरिजिन, और हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, इतना तो आप फील कर सकते हो, जज कर सकते हो कि अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें ब्लॉक नंबर 2 एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो 1 है, 1 ये 2 के ऊपर स्लाइड कर रहा है, 1 इज स्लाइडिंग ऑन 2। तो यहां से देखने पर आपको क्या लगेगा कि ब्लॉक 1 एक्स डायमेंशन में चल रहा है कि वाई डायमेंशन में चल रहा है कि दोनों ही डायमेंशन में चल रहा है? Sir, दोनों में चल रहा है. दोनों पे ही चल रहा है। दोनों चल रहा है। Sir, नीचे भी आ रहा है, आगे भी. स्लाइड करना, फिसल रहा, तो फिसल करके जब नीचे आएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा होगा। तो अब हम लोगों ने ये एनालाइज किया ग्राउंड से देखने पर हमने ये एनालिसिस की, और हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ब्लॉक 2 इज गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ v2 एंड ब्लॉक 1 is going with a speed of v1x in the x dimension and v1y in the y dimension. ब्लॉक 1 इसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ब्लॉक 1 दोनों डायमेंशन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ब्लॉक 1 x डायमेंशन में v1x है और y डायमेंशन में v1y है, और इसकी ऑब्जर्वेशन कहती है कि ब्लॉक 2 इज v2। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन चल रहा होगा, इसमें क्या रिलेशन होगा? ये आप लोग की लिमिट, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन आप लोग की थिंकिंग से बियॉन्ड क्वेश्चन है, थिंकिंग से बियॉन्ड क्वेश्चन। A tangent of theta. क्या होगा वो? Sir, acceleration of sub block number 7 equal to acceleration of 2 into tangent of theta. नहीं, हम तो वेलोसिटी का रिलेशन पूछे हैं। तो सर वेलोसिटी भी हो जाएगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सर आंसर आएगा, मैं फिर बोलूँ आंसर आएगा, पहले आंसर से पहले आप ये सोचें ना कि यहाँ पर किस चीज का कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब कहा जाता है लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, कोई मजबूरी हो हमारी। कंस्ट्रेंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है? आपसे एक सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट दे रहे हैं, समझ जाओगे तो आसान है, बियॉन्ड मैथमेटिक्स जा रहे हैं अगर आप इस बात को समझ जाइए।
मेरा ये डस्टर जो है ये बोर्ड के कांटेक्ट में है, डस्टर इस बोर्ड के कांटेक्ट में है। अब मैं इस डस्टर को मूव करना चाहता हूँ, मतलब इस डस्टर को मैं मूव करना चाहता हूँ, मान लो ऐसे रब करने के लिए मूव करेंगे, तो मैं डस्टर को मूव करना चाहता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग मोशन डस्टर जो है बोर्ड के कांटेक्ट में बना रहे। देखिए डस्टर को मूव करना चाहते हो तो आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, बाहर की साइड भी ऐसे भी तो मूव कर सकते हैं, लेकिन जब जब ये वाला मोशन देंगे डस्टर को तो क्या इसका कांटेक्ट बोर्ड के साथ बना रहेगा या छूट जाएगा कांटेक्ट उससे? इस तरीके से मूव करें छूट जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप सजेस्ट करो मुझे इस डस्टर को किस तरीके से मूव कराना चाहिए ताकि ये बोर्ड के कांटेक्ट में बना रहे, कौन से डायरेक्शन में ले जा सकता हूं मैं इसको? अगर हम ये मान लें कि जो मेरा बोर्ड है इसकी ये लॉन्गर साइड ये x डायमेंशन है, लॉन्गर साइड ऑफ द बोर्ड इज x डायमेंशन एंड दिस साइड इज y डायमेंशन एंड द परपेंडिकुलर साइड इज z डायमेंशन, ऐसे मानो। तो मैं इस डस्टर को कहां कहां मूव कर सकता हूं ताकि ये बोर्ड से XY प्लेन में मूव कर सकते हैं। सिंपल सा है, कोई लॉजिक है? आप हमारे बोर्ड को छोड़ दो, आप अपने घर पे जिस टेबल पर बैठे हो उस टेबल पर आप कोई बॉक्स ले लो और टेबल पर उसको इस तरीके आपको उस बॉक्स को मूव करना है ताकि वो बॉक्स टेबल पे के कांटेक्ट में बना रहे। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, आप उसको टेबल की सरफेस पे ही मूव कर सकते हो, सरफेस के परपेंडिकुलरली मूव कर सकते हैं क्या? जैसे ये सरफेस है तो क्या मैं इसके परपेंडिकुलर मोशन कर सकता हूँ और इसके परपेंडिकुलर मोशन करके क्या मैं इसके साथ कांटेक्ट में बना रह सकता हूँ? नहीं। बाकी लोग भी सोच के देखो, बहुत सिंपल सिस्टम बोलो, क्या ये पॉसिबल है कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली मूव करे और इस कांटेक्ट बना रहे? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई हमारी कार हमारी बाइक रोड के कांटेक्ट में रहती है क्योंकि हम लोग रोड पे चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर नहीं रहता, हेलीकॉप्टर रोड के परपेंडिकुलर ऊपर हवा में उड़ता है, इससे जाता है। तो यही एक सिंपल सा स्टेटमेंट लगाओ है कि अगर किसी ब्लॉक को किसी सरफेस के कांटेक्ट में बने रहना है तो ब्लॉक का मोशन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता तो सरफेस के पैरेलल हो सकता है। मतलब अगर मैं बड़ी एक सीधी सी स्टेटमेंट दूं, इफ अ ब्लॉक moves for maintaining the contact with the surface motion cannot be perpendicular to surface. It must be parallel to surface. It must be parallel to surface. बस ये एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर दिमाग में चला जाए तो हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे हमारे। एक्चुअली ये जो फिगर हम देखते हैं ना यार, ये फिगर 2 डायमेंशन की होती है। प्रॉपरली डायग्राम क्या होते हैं? प्रॉपर डायग्राम्स में ब्लॉक आपका ऐसा होगा, मतलब अगर आप इसका थोड़ा सा 3D पिक्चर देखोगे तो 3D पिक्चर में ये ब्लॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे, ये चीज। तो ये एक सरफेस हुआ, ये एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर आपने ब्लॉक नंबर 1 को रखा हुआ है। अगर हम 3D पिक्चर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। अब यही स्टेटमेंट यहां लगाओ जरा, अगर ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 के इनक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में बने रहना है
ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 के इस इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में बने रहना है, तो इसका मोशन कौन से डायरेक्शन में नहीं हो सकता? कौन सा डायरेक्शन है जहां पर इसका मोशन नहीं हो सकता? आंसर है कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए, हम एक काम करने जा रहे हैं, हम 2 वाले को रेस्ट पर मानेंगे, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 2 वाले को रेस्ट पर मानना चाहूं तो मुझे करना क्या होगा? 2 वाला जो मूव कर रहा है, अगर उसको हम चाहते हैं कि वो मूव ना करे, तो इसके लिए हमारे पास फिजिक्स में कौन सा मेथड? रिलेटिव v1x माइनस। तो इसको रेस्ट पर मानने का मतलब रिलेटिव करते हैं। तो अब हमारी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हुई वो हम लिखेंगे v1x माइनस v2, रिलेटिव हो गया। और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v1y। एक मिनट, या थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब हम इसको सेपरेट दिखाएं, खाली ये इंक्लाइंड सरफेस दिखा रहा हूं आपको, ओनली दिस इंक्लाइंड सरफेस एट थीटा एंगल। और जो ब्लॉक नंबर 1 है उसकी वेलोसिटी का एक डायरेक्शन ये बन रहा v1x माइनस v2, और एक डायरेक्शन नीचे बन रहा v1y। हम लोग ये कह रहे हैं कि कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, नहीं हो सकता। तो ये कैसे पॉसिबल है? इस v1x माइनस v2 का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और v1y का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर मोशन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता तो ये तभी पॉसिबल है जब v1x माइनस v2 का कंपोनेंट इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर साइड पर, और v1y का कंपोनेंट इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर साइड पर, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। और अगर ये थीटा एंगल है तो यहां पर ये प्रूफ कर सकते हो, ये थीटा है तो ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये 90 माइनस थीटा है। 90 और उस हिसाब से यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v1x माइनस v2। v1x माइनस v2 ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस कंपोनेंट विल बी sin थीटा। और इस साइड जो कंपोनेंट आएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पर थीटा एंगल प्रूफ हो जाएगा, और ये कंपोनेंट आएगा v1y cos थीटा। ये दोनों कंपोनेंट अगर कैंसिल आउट नहीं हुए तो सरफेस के परपेंडिकुलरली कोई वेलोसिटी आ जाएगी, और वो पॉसिबल है नहीं, कांटेक्ट में रहते समय पॉसिबल नहीं। यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे। and therefore tan theta equal to v1y divided by v1x minus v2, ये रिलेशन है। हम लोग न्यूमेरिकल के पीछे क्यों जाते हैं? न्यूमेरिकल बनने से पहले उसकी कोई फिजिकल सिचुएशन आएगी, तभी तो न्यूमेरिकल बनेगा। पहले न्यूमेरिकल बन करके फिर हम सिचुएशन थोड़ी क्रिएट कर देंगे। कोई सिचुएशन हमारे सामने है, उस सिचुएशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन बनता है, तो पहले हम सिचुएशन की ही बात कर रहे हैं। सिचुएशन ये है कि हमारे सराउंडिंग में कई बार ऐसे मोशंस होते हैं जिनमें हमें एक सरफेस के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। तो अगर हमें किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहते हुए, यही हमारा कंस्ट्रेंट है, यही मेरी लिमिटेशन है कि हम सरफेस छोड़ नहीं सकते। दिस इज कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन दैट यू कैन नॉट लीव द सरफेस। तो इस लिमिटेशन के साथ अगर चलना है मेरे को कि हम सरफेस नहीं छोड़ सकते, तो फिर हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, हमारा मोशन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता।
भाई हम कोई गैस मॉलिक्यूल थोड़ी है कि फ्री स्पेस में जिस डायरेक्शन में चाहेंगे वहां चले जाएंगे ब्राउनियन मोशन करने। गैस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हो कि आप फ्री स्पेस में वो रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो फ्री है, वहां पर टोटली फ्री है। और इसीलिए गैस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कहाँ कहाँ फ्री हुआ। मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट्स बधे होते हैं, उनकी उनकी लिमिटेशंस होती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसी से हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब इसका एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, हर एक पैकेज में तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में या फिर क्विज में या टेस्ट में और पेपर्स में भी आता है। और ये क्वेश्चन ये होता है कि एक वेज है और उसके ऊपर एक रॉड है। बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है ये। ठीक है, ओरिजिनली इरेडोम का क्वेश्चन है। ओरिजिनली एक वेज है और एक रॉड है एंड दिस इज थीटा एंगल, और वेज को पुश कर रहा। और हमने क्या कर रखा है कि जो रॉड है उसको स्टॉपर्स लगा दिए हैं राइट पर और लेफ्ट पर स्टॉपर से। उन स्टॉपर्स की वजह से, राइट और लेफ्ट में जो स्टॉपर लगा दिए, उन स्टॉपर्स की वजह से ये राइट में नहीं जा सकता, लेफ्ट में नहीं जा सकता। मतलब रॉड सिर्फ ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। स्टॉपर्स हैं यहाँ, राइट लेफ्ट साइड पर स्टॉपर्स हैं। तो रॉड या तो अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। वेज को पुश कर रहे हैं, अब इस वेज की कुछ वेलोसिटी है, इस वेज की अपनी एक वेलोसिटी है, सपोज VW। और ऑब्वियसली अगर इसको राइट साइड पुश करेंगे तो ये रॉड ऊपर जाएगी, बिकॉज राइट जा नहीं सकते, लेफ्ट जा नहीं सकते, तो जब इधर से धक्का देंगे तो ये रॉड ऊपर ऊपर उठेगी। अब इनमें क्या रिलेशन चलेगा, VW में और VR में क्या रिलेशन है। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि VW इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दिस थीटा इज 37 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो हम वेज को स्टेशनरी बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वेज को स्टेशनरी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा थीटा एंगल है, इसको स्टेशनरी बनाने के लिए हमें रिलेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो जो रॉड है, सुनो बच्चे एक मिनट, एक मिनट, रॉड की वेलोसिटी VR ऊपर की तरफ, और वेज को स्टेशनरी बनाने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए जिसको आप स्टेशनरी बनाना चाहते हो, ये वेलोसिटी रॉड के वेलोसिटी में से सबट्रैक्ट कर दे, यानी इस डायरेक्शन में VW। सबट्रैक्शन अपोजिट साइड पर होगा। तो पहले इस सरफेस को रेस्ट पर कन्वर्ट करना होगा बाय द मेथड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद VW का कंपोनेंट उस सरफेस के परपेंडिकुलर और VR का कंपोनेंट उस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये थीटा यहां पर 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा, यहां पर एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। तो VW का कंपोनेंट आएगा VW साइन थीटा, और इधर परपेंडिकुलर साइड पर VR का कंपोनेंट आएगा VR कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कैन नॉट है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। VR cos theta should be same as VW sin theta।
सो वी आर इक्वल टू वी डब्ल्यू tan थीटा। बाकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी डब्ल्यू की वैल्यू 10 और tan 37 डिग्री 3/4। क्या कह रहे थे बताओ? सर यही आ रहा है। हाँ जी ठीक। फिर मैं कह रहा हूँ इसके भी तरीके बुक्स में बहुत है। मतलब एक्चुअली बुक्स वाले क्या करते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। उनको लगता है कि ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको लेकर के एक अपने मन की थ्योरी बना दी अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में। और हम लोग उन थ्योरी को ये मानते हैं कि यार यही जनरलाइज। फिर जब क्वेश्चन बदलता है तो वो एक नई थ्योरी ऐड कर देते हैं। हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कैसा भी प्रॉब्लम है देखो। कांटेक्ट में बने रहने की जो लॉजिक है वो यही है कि सरफेस के परपेंडिकुलर मोशन नहीं कर सकते आप, सरफेस के अलोंग कर सकते हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं कर सकते। यस सर। अब इसका थोड़ा एडवांस वर्जन, स्लाइड एडवांस वर्जन देखो। वेज, स्फीयर और इसके साथ एक और ब्लॉक है। वेज, स्फीयर एंड ब्लॉक, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ये एंगल थीटा है। वेज का मोशन राइट साइड v1 की स्पीड पर, ब्लॉक 3 का मोशन राइट साइड v3 की स्पीड पर। तो स्फीयर की क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ स्फीयर क्या होगी? What is the velocity of this sphere? तो v1 से अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हो तो लेट्स से कि v1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और v3 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड है। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर? तो पहले तो एनालिसिस इस बात की करनी पड़ेगी कि स्फीयर का मोशन 1 डायमेंशन में होगा या 2 डायमेंशन में होगा। और हमेशा लास्ट क्लास से बोल रहा हूं आपको कि डायरेक्शन किसी लॉ में नहीं आता, डायरेक्शन आपको अपने कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि स्फीयर 2 का मोशन 1 डायमेंशन में होगा या 2 डायमेंशन में होगा। अब ये कॉमन सेंस कहाँ से लाए? 2 डायमेंशन में। हाँ, ये चीज कहाँ से लाए? क्योंकि ये तो किसी लॉ में तो लिखा नहीं है कि दिमाग दिमाग कैसे चले। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स की बात करें तो ये वाला पॉइंट 6 के स्पीड पर चल रहा है, ये वाला पॉइंट 2 की स्पीड पर चल रहा है। तो क्या ये गैप बढ़ेगा नहीं इनका? हमसे आगे कोई कार चल रही है और वो कार हमसे तेज चल रही है, हम पीछे हैं और एक आगे कार है और आगे वाली कार की स्पीड ज्यादा है, हमारी स्पीड कम है। तो हमारे और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अगर हम पीछे वाले तो वैसे सोचिए, तो ये आगे वाला पॉइंट 6 पे चल रहा है, पीछे पीछे आप 2 पे चल रहे हो। अब बताओ ये सेपरेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब ये स्फीयर कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे? नीचे जा रहे हैं। नीचे। हाँ, क्योंकि ये गैप बढ़ेगा। जब ये गैप बढ़ेगा तो स्फीयर नीचे गिर जाएगा। स्फीयर नीचे गिरेगा, ये ऑब्वियस है। तो अब हम क्या करेंगे,
मान लेंगे कि स्फीयर की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो vy है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी vx। देखिए कंसेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए होते हैं, डायरेक्शन सोचने का कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये कहते कि ऐसे सोचना है, क्योंकि अगर उसका भी रूल बन जाता तो सबको फिजिक्स आ जाती है। अब आइए 1 और 2 की बात करते हैं। 1 और 2 इसको अलग से डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। हम 1 वाले की इंक्लाइंड सरफेस को स्टेशनरी कन्वर्ट करना चाहते हैं। सरफेस ऑफ 1 इसको स्टेशनरी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर जो स्फीयर की वेलोसिटी है एक्स और वाई डायरेक्शंस में वो हम रिलेटिव यूज कर लेंगे। यानी यहाँ पर vx माइनस 2 लगा देंगे और यहाँ पर vy लगा देंगे। और परपेंडिकुलर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर। तो vx माइनस 2 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, अब वो सब थोड़ा सा आप अपने लेवल पे देखो, vx माइनस 2 और ये एंगल चेक करके साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू vy का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको 60 की जगह अगर हम वो कर लेना 37 तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि cos 37 की वैल्यू 4/5 और sin 37 3/5, तो एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से। फिर हम 2 और 3 की बात करेंगे। नाउ सरफेस ऑफ 3 उसको रेस्ट पे मान लेंगे, सरफेस ऑफ 3 को रेस्ट पे मान लेंगे और फिर यहां रिलेटिव लगाएंगे। तो अब हमारे स्फीयर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx माइनस 6 हो गई रिलेटिव करने से, और वर्टिकल वेलोसिटी vy हो गई। मोशन कहां नहीं हो सकता? परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं हो सकता। ये सरफेस ऑफ 3 है, इसके परपेंडिकुलर मोशन नहीं कर सकते, तो इसके परपेंडिकुलर vx माइनस 6 है, ये नहीं हो सकता। यानी कि हम लिखेंगे vx माइनस 6 बराबर 0, कैन नॉट बी। नो, यहां से vx की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली 6 के बराबर, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो vy की भी वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद स्फीयर की टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। आई बात समझ में आपको? कैसे भी सरफेस के कांटेक्ट में आ जाओ, हमको अगर ये मेथड, अगर ये बात दिमाग में जा रही है आपके, कन्विंस हो रहे हो और ये समझ पा रहे हो, तो टफ से टफ प्रॉब्लम को भी सेम अप्रोच पे लेके जा सकते। हम लोगों ने तीन प्रॉब्लम बैक टू बैक की है, लेकिन तीनों प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके की है, बट उनको अप्रोच, उनको सॉल्व करने की अप्रोच सबकी कॉमन है। कॉमन अप्रोच है कि एक सरफेस को स्टेशनरी मानिए, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाइए और परपेंडिकुलर मोशन नहीं हो रहा है, इसको लेकर के मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ। ठीक है जी, पिक्चर नो। यस सर। तो ये दो रिवाइज करो भाई आप, Yes. ठीक, ये दो कंस्ट्रेंट रिवाइज करें। हालांकि जेई में अगर हम बात करें